प्री बोर्ड परीक्षा 2025-26 कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र का पेपर है। और ये पेपर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अच्छे इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। इसके प्रश्नों के उत्तर को समझते हैं और साथ में आपको ये भी देखना है, कभी कभी जो इंस्ट्रक्शन है उसमें कुछ नियतांक दिए रहते हैं। जैसे यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू दिया है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का मान दिया है। जो पेपर में ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उसके नियतांक के मान यहाँ पर दिया रहता है। तो आपको यहाँ इंस्ट्रक्शंस इसके जो दिए होंगे उसको अच्छे से देखना है। चलिए, पहला प्रश्न है, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। तो ये ज्यामिति और विन्यास पर निर्भर करती है। आप जानते होंगे, जब संधारित्र की धारिता निकाले हैं तो ये निकाले हैं एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में क्या है डी। तो ये जो ए है ये क्षेत्रफल है, डी प्लेटों के बीच की दूरी है। ये ज्यामिति विन्यास कहलाता है। फिर यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है और उसका आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। उसमें जो बाह्य प्रतिरोध लगाया गया है 3 ओम है। उसमें बहने वाली धारा, तो जो धारा का सूत्र होता है विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध होता है। तो विद्युत वाहक बल यहाँ पर 12 वोल्ट है तो ये 12 लिख देते हैं। कुल प्रतिरोध कितना है 1, और ये 3 कितना हो गया 4। तो कितना हो जाएगा 3 ओम। इसको हल नहीं करना है, डायरेक्टली ऐसे निकाल लेना है। तो इसका सही आंसर होगा 3 ओम। फिर है, एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, कण का पथ कैसा होगा। तो जब समांतर प्रवेश करता है तो इसका जो पथ है वो सरल रेखीय होगा। फिर है प्रश्न, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर, तो ये निर्गत वोल्टेज के मान को क्या करता है, बढ़ाता है। इसके बाद है 10 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से प्राप्त ऊर्जा होगी, तो ये होगी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद है ये प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घटना व्याख्या परमाणु रदरफोर्ड मॉडल की मुख्य कमी है। तो इसमें परमाणु का स्थायित्व तो नहीं है, यही कमी है इसकी। अब चलिए खाली स्थान देखते हैं। दो धनावेशों के बीच की दूरी दोगुना कर देने पर उनके मध्य प्रतिकर्षण बल खाली स्थान गुना होगा। तो इस तरह से आपको देखना है, जैसे बल का जो सूत्र होता है कूलाम के नियम से, F=1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है। लेकिन यहाँ दूरी दो गुना है तो हम 2r का स्क्वायर कर दिए हैं। जब 2r का स्क्वायर करेंगे तो इसको, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और r का स्क्वायर r ही रहेगा। तो यहाँ पर 1/4πε0 Q1 Q2/r² अलग कर दिए, और ये जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो एक 4 रहेगा, बटे में 4 रहेगा। मतलब इसका मान कितना हो जाएगा, 1/4 गुना। तो इस तरह से कोई भी मान दे, आप इस फार्मूले से इसको हल कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 1/4 गुना हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है, किसी बंद सतह से गुजरने वाला संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स, तो ये कूलाम का नियम होता है, φE = Q/ε0। तो Q/ε0 भर सकते हैं, पूरा फार्मूला भी लिख सकते हैं। फिर प्रश्न है, शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य कलांतर होता है। तो ये शून्य कलांतर होता है, दोनों समान कला में होते हैं। फिर ये प्रश्न है, कम फोकस दूरी वाला सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति कार्य करता है। तो यहाँ पर भरेंगे उत्तल लेंस। इसके बाद है, बिंदु स्रोत से उत्पन्न तरंगाग्र का आकार होता है। तो कैसा तरंगाग्र का आकार होता है, गोलीय। फिर ऐसे नाभिक जिनका परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है, ये क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। अब ये तीसरा प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाइए। यहाँ सरल सूक्ष्मदर्शी ये इधर E/D/F हो जाएगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का ये हो जाएगा ME/MO। दूरदर्शी का हो जाएगा FO/FE। व्यतिकर्ण की दीप्त फ्रिंज हो जाएगी 2λD/D। व्यतिकर्ण की जो अदीप्त फ्रिंज है ये हो जाएगी λD/2D। और इसके बाद विवर्तन का जो निम्निष्ठ होता है 2λ/A हो जाएगा। इस तरह से इसकी जोड़ी मिलाना है। इसके बाद ये चौथा है, एक वाक्य या शब्द में उत्तर दीजिए। विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध लिखिए। तो ये सूत्र होता है E=-dV/dL। चाहे dl लिख दें या dx लिख दें, दोनों सही है। इसके बाद है, परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये विद्युत क्षेत्र घटता है। फिर प्रश्न है, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है। तो इसकी अल्प और धनात्मक होती है। फिर है प्रश्न, प्रकाश विद्युत धारा का मान किस पर निर्भर करता है। ये प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। धातुओं के लिए वर्जित अंतराल कितना होता है, ये शून्य होता है।
फिर है पांचवा प्रश्न, सत्य सत्य लिखना है। एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर नेट बल का मान शून्य होता है। सत्य है। यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र में बल नहीं लगता है, बल आघूर्ण लगता है। इसके बाद अगला प्रश्न, विद्युत धारा सदिश राशि है, गलत है, ये अदिश होती है। फिर प्रश्न है, पराबैंगनी विकिरण सामान्य कांच द्वारा अवशोषित हो जाते हैं, यह कथन सत्य है। इसके बाद, जब दो हल्के नाभिक संयुक्त होकर अपेक्षाकृत भारी नाभिक बनाते हैं तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम हो जाती है, असत्य है, बंधन ऊर्जा बढ़ जाती है। फिर है, उत्क्रम अभिनति में पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत की मोटाई बढ़ जाती है, सत्य है। अब यहाँ छठवां प्रश्न है, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 माइक्रो कूलाम ऋणावेश से आवेशित पाया गया, ऊन से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करिए। तो आप लोग सबसे पहले क्वांटीकरण का नियम लिखेंगे, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई होता है। यहाँ n बराबर निकाल लेंगे तो Q अपॉन ई हो जाता है। Q का मान 3 × 10⁻⁻⁶, ई का मान जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19। अब यहाँ पर दशमलव हटाएंगे इसका, 1.6 का तो ऊपर 30 हो जाएगा। यहाँ 10⁻⁻6 है तो -6 लिख देंगे, -19 ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा। अब यदि 30 में हम 16 का भाग करेंगे तो 1.87 हो जाएगा, और यहाँ 19 में 6 को घटा देंगे तो 13 हो जाएगा। मतलब 1.87 × 10⁻13 इलेक्ट्रॉन ये स्थानांतरित होंगे ऊन में। फिर इसके साथ अथवा वाला क्वेश्चन है, 3 माइक्रोफैरड वाले 3 संधारित्रों को किस प्रकार संयोजित किया जाए कि परिणामी धारिता 4.5 माइक्रोफैरड हो जाए। तो इस तरह का सबसे पहले आपको आरेख बना लेना है ये। तो इसमें दो जो हैं ये श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे संधारित्र, और एक संधारित्र इनके साथ किस में जुड़ेगा, समांतर क्रम में। तो इसको हम जोड़ करके देखते हैं इसका मान आता है कि नहीं। तो इनका रख देते हैं, ये C1 है, C2 है, और यहाँ पर रख दिए C3। यहाँ लिख देंगे C1 और C2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। C1 और C2 किस में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम के लिए सूत्र होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो ये C1 C2 है, तो C1 का मान 3 है, C2 का मान भी क्या है, 3 है, सभी तो 3 के हैं। इसको हल करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। इस C को ऊपर लिखेंगे तो यहाँ भी उल्टा हो जाएगा, ये 2/3 का 3/2 हो जाएगा। अब इसको हम भाग कर देंगे तो 1.5 माइक्रोफैरड, ये इसका मान हो गया C का। तो ये पूरा मान यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया, C। अब ये C और ये C3 ये हो जाएंगे समांतर क्रम में। तो यहाँ पर C और C3 समांतर क्रम में होंगे, यहाँ लिखेंगे C और C3 समांतर क्रम में होंगे। अतः तो इसका नया नाम दे देते हैं C डैश। समांतर क्रम में होता है संधारित्रों का योग हो जाता है धारिताओं का। तो C प्लस C3 हो गया। C का मान कितना है, 1.5, और C3 का मान कितना है, 3 है। इनको जोड़ देंगे तो 4.5 माइक्रोफैरड हो जाएगा। अब ये सातवां प्रश्न है, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। तो ये सूत्र होता है, सूत्र से भाषा बनाना है। मैं बोल रहा हूँ, आप उसको नोट कर सकते हैं। ये जो घेरा है इसको बोलेंगे बंद पृष्ठ का। फिर इसको, ये बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस पृष्ठ से गुजरने वाली कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। दोबारा से सुन लीजिए। सबसे पहले बोलेंगे बंद पृष्ठ का चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस पृष्ठ से गुजरने वाली कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है, जहां म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है। इतना लिखने के बाद आपको ये सूत्र भी लिखना होगा, तब ये एम्पियर के परपति नियम का पूरा अंक आपको मिलेगा। फिर इसमें अगला प्रश्न है, चल कुंडली धारा मापी का नामांकित चित्र बनाइए। तो चलिए इसके चित्र को देखते हैं। तो ये है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर या धारा मापी। इस तरह से आपको चित्र बनाना है। चित्र को देख लीजिए, कुछ नहीं है। यहाँ पर चित्र बनाएंगे, एक घेरा बना दिए हैं। घेरा के बाद इसमें धुरी बना देना है, स्प्रिंग बना देना है, ये एनएस वगैरह बना देना है। यहाँ पर एक संकेतक लगाना है, इसमें इस तरह से इसके स्केल बना देना है, पैमाना बना देना है। बस चित्र तैयार हो गया, नाम दे देना है। ये संकेतक कहला गया, पैमाना कहला गया, ये जो एनएस है ये स्थायी चुंबक कहला गया, इसमें जो है ये कुंडली कहला गई।
और यहाँ पर ये जो है नर्म लोहे का क्रोड कहलाया, जिसके सहारे घूम रहा है वो धुरी कहला गई, और एसपी का मतलब इसमें स्प्रिंग है। इस तरह से नामांकित रेखा चित्र आपको बनाना है। अब यहाँ 8वां प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम लिखिए। तो इसके 2 नियम हैं, तो आप लिखेंगे प्रथम नियम। तो प्रथम नियम में क्या लिखना है मैं यहाँ पर बोल देता हूँ। वैसे आपको पूरे नोट्स चाहिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए, वीडियो चाहिए टॉपिक वाइज, तो एल के फिजिक्स ऐप को आप डाउनलोड कर लें और उसमें सारा कुछ आपको मिल जाएगा, पूरी परीक्षा की सामग्री। और इसी तरह से यदि ऐप में नहीं जाना चाहते हैं तो एल के फिजिक्स चैनल है यूट्यूब का, उसमें सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रथम नियम क्या है, यदि किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसके सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और यह तब तक रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। दोबारा से बोल देता हूँ, यदि किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसके सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह तब तक रहता है जब तक परिपथ के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। अब इसका दूसरा नियम यहाँ पर देख लेते हैं, द्वितीय नियम क्या है। तो द्वितीय नियम सिंपल सा है, ई समानुपाती डी फाई अपॉन डी टी। इसका शब्द बना के लिखना है। ये है प्रेरित विद्युत वाहक बल और ये है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, और ये समानुपाती। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ये द्वितीय नियम कहला गया। इसके बाद ये सूत्र लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अब प्रश्न है, एलसीआर श्रेणी परिपथ में अनुनाद की घटना कब होती है। अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र लिखिए। तो आपको सीधे यहाँ पर समझना है कि जब प्रेरण का प्रतिघात और संधारित्र का प्रतिघात बराबर होता है तो अनुनाद की घटना होती है। माने ये कंडीशन एक्सएल बराबर एक्ससी। एक्सएल का मतलब हो गया प्रेरक का प्रतिघात, एक्ससी का मतलब धारिता का प्रतिघात। तो जब प्रेरक का प्रतिघात और संधारित्र या धारिता का प्रतिघात बराबर हो तब अनुनाद की घटना होती है। इतना ही आपको लिखना है। इसके बाद इसके आवृत्ति का सूत्र लिखना है। तो ये न्यू बराबर होता है 1/2 पाई अंडर रूट एल अपॉन 1/LC। इस तरह का सूत्र है ये। अब यहाँ 9वां प्रश्न देखते हैं, किसी सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए बिंब, बिंब माने वस्तु होता है, का कोणीय साइज प्रतिबिंब के कोणीय साइज के बराबर होता है, फिर भी यह आवर्धन प्रदान करता है, स्पष्ट कीजिए क्यों। तो यहाँ पर आपको लिखना है, क्योंकि बिंब को लेंस के सामने या सरल सूक्ष्मदर्शी के सामने 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखा जाता है। फिर से सुन लीजिए, क्योंकि सरल सूक्ष्मदर्शी के लेंस के सामने बिंब को या वस्तु को 25 सेंटीमीटर की दूरी कम दूरी पर रखा जाता है। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, जब एक वर्णी प्रकाश दो माध्यमों को प्रथम करने वाली सतह पर आपतित होता है तो अपवर्तित परावर्तित प्रकाश की आवृत्तियां आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समान होती, स्पष्ट कीजिए। क्योंकि ये देखिए न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लेमडा। तो माध्यम में प्रकाश की चाल और तरंग दैर्ध्य परिवर्तित होती है और इनका अनुपात हमेशा नियत रहता है। प्रकाश की चाल बदल जाएगी माध्यम में, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बदल जाएगी, लेकिन इनका अनुपात हमेशा नियत होता है, इसलिए आवृत्ति नियत होती है। एक आपको ये लिखना है और दूसरा ये लिखना है कि जो माध्यम के कण हैं वो प्रकाश की आवृत्ति से दोलन करने लगते हैं। फिर से सुन लीजिए, पहला आप लिखेंगे कि माध्यम में प्रकाश की चाल और तरंग दैर्ध्य का मान बदलता है, लेकिन इनका अनुपात नियत होता है, जिससे आवृत्ति का मान नियत होता है। दूसरा आपको लिखना है कि माध्यम के कण प्रकाश की आवृत्ति से ही दोलन करने लगते हैं, इसलिए उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है।
अब चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। यदि सीजियम का कार्यफलन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो सीजियम की देहली आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये जो कार्यफलन है इसको हम लिख लेते हैं फाई, कार्यफलन को फाई लिखते हैं। फिर इसका हम सूत्र निकालेंगे। तो यहाँ फाई का मान है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2.14, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन लिखा है तो इस इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान रख देंगे 1.6 गुणे 10 की घात -19, तो इसका मान जूल में हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ यदि इलेक्ट्रॉन के आवेश का गुणा कर दें तो जूल में परिवर्तित हो जाता है, तो कार्यफलन का मान ये हो गया। अब कार्यफलन का जो सूत्र होता है फाई इक्वल टू होता है एच न्यू नॉट। एच न्यू नॉट का मतलब यहाँ पर ये है देहली आवृत्ति। अब न्यू नॉट का फार्मूला बनाएंगे तो ये फाई अपॉन एच हो जाएगा। फाई का मान ये है 2.14 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19, तो ये लिख दिए। एच का मान आपके पेपर में ऊपर ही दिया है, 6.632 गुणे 10 की घात -34 होता है। यहाँ देखें दशमलव के बाद ये 2 अंक और ये 1 अंक, कुल मिला के 3 अंक ऊपर हैं, और नीचे भी दशमलव के बाद 3 अंक कर लिए हैं। तो 3 अंक 3 अंक है तो हट जाएंगे, दशमलव लगाना नहीं, तो मैं ऊपर लिख दिया 214, ये लिख दिया 16, और ये लिख दिया 6632, केवल दशमलव हटा देना है। अब 214 और 16 का गुणा करेंगे तो 34 24 और ये 6632 आ जाएगा। अब यहाँ 10 की घात देखते हैं, इसमें -19 था तो -19, और ये -34 था तो ऊपर जाके ये हो जाएगा +34। इसको घटा देंगे तो ये 10 की घात 15 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर 3000 है, नीचे 6000 है, तो इससे एक शून्य हम ले लेंगे। 10 की घात 15 है तो यहाँ लिख दिए हैं 10 की घात 14, और एक शून्य यहाँ बढ़ा लिए हैं। इसको ऊपर वाली संख्या को बड़ा कर लेना है। अब इसको आप भाग करेंगे तो ये लगभग 5.16, और ये गुणे 10 की घात 14, ये हर्ज में लिखी आवृत्ति, तो इसकी आवृत्ति हर्ज में आ जाए। अब यहाँ एक प्रश्न है इसी का अथवा वाला। एक विशिष्ट प्रयोग में प्रकाश विद्युत प्रभाव की अंतक वोल्टता या निरोधी विभव 1.5 वोल्ट है। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी होती? ये संबंध होता है अधिकतम गतिज ऊर्जा का के मैक्स बराबर ई वी नॉट। यहाँ हम ई लिख दिए, वी नॉट का मान ये है अंतक वोल्ट तक 1.5 वोल्ट लिख दिए हैं, तो ये 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आंसर ये है। यदि आप इसको जूल में लिखना चाहते हैं तो 1.5 लिख दिए हैं। ये जो ई का मान है 1.6 गुणे 10 की घात -19 होता है। तो यदि हम 1.5 1.6 का गुणा करेंगे तो 2.4 हो जाएगा 10 की घात -19। अब ये जूल में हो गया, ये किस में आ गया? जूल में। ये दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आपको जूल में इसका उत्तर निकाल करके रखना है। चलिए 11वां प्रश्न है, परमाणु के बोर मॉडल की दो सीमाएं लिखिए, कमियां लिखिए। तो पहला आपको लिखना है, मैं पूरा नहीं लिखा हूं पर बोल रहा हूं। यह हाइड्रोजन सम परमाणुओं के लिए सत्य है, लेकिन बड़े परमाणुओं पर लागू नहीं होता। हाइड्रोजन सम का मतलब जिसमें हाइड्रोजन के समान, जैसे हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम है, ऐसे परमाणुओं के लिए बोर मॉडल लागू होता है, लेकिन बड़े परमाणु जैसे हीलियम है, लिथियम है, इनके लिए लागू नहीं होता। तो आपको सिर्फ इतना लिखना है कि यह हाइड्रोजन सम माने हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं पर लागू होता है, बड़े परमाणुओं पर लागू नहीं होता है। इसका दूसरा है, यह उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के आवृत्ति की व्याख्या तो करता है, पर उसके संगत तीव्रता की व्याख्या नहीं करता। आवृत्ति बता देगा कि आवृत्ति कितनी होगी उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में, पर तीव्रता कितनी होगी इसकी व्याख्या नहीं करता है। फिर साथ में अथवा वाला प्रश्न है, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध लिखिए। तो आपको संबंध है लिखना E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यहाँ पर आपको E का मतलब ऊर्जा बताना है, M का मतलब द्रव्यमान है, और C का मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल। तो इस तरह से संबंध लिख के इसमें जहाँ करके। और इसमें 12वां प्रश्न है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में पीएन संधि डायोड के लिए परिपथ का नामांकित चित्र बनाना है। निवेशी और निर्गत विभव का समय के साथ परिवर्तन आरेख बनाइए। तो चलिए हम अर्ध तरंग दृष्टिकारी में इसका नामांकित चित्र और निर्गत
निवेशी विभव का चित्र देखते हैं। अर्धतरंग दृष्टिकारी में इस तरह से इसके परिपथ का आरेख बनाना है। ये परिपथ का आरेख है और ये निर्गत निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज है। आप चाहें तो अगल बगल बना सकते हैं या अलग अलग बना सकते हैं। इसको डाल दिए ए नंबर और इसको बी नंबर डाल करके नीचे भी दर्शा सकते हैं। तो ये अर्धतरंग दृष्टिकारी का चित्र है और ये निर्गत निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज या विभव का चित्र है। अब इसमें साथ में अथवा में प्रश्न है, पीएन संधि डायोड का अग्रभिनत में परिपथ का नामांकित चित्र बनाना है तथा अभिलाक्षणिक वक्र बनाना है। और अभिनत हम क्या ले रहे हैं, अग्रभिनत। इस तरह से आरेख बनाना है। ये अग्रभिनत का चित्र है। अग्रभिनत में ये ध्यान रखना है कि ये जो P वाला है बैटरी के धन से जुड़ना चाहिए, N वाला बैटरी के ऋण से जुड़ना चाहिए। यहाँ 1 मिली एम्पियर जोड़ना है। ये श्रेणी क्रम में हमेशा एमीटर जुड़ा जाता है और यहाँ वोल्ट मीटर है, ये समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस तरह से आपको चित्र बना देना है। अब इसके अभिलाक्षणिक वक्र का चित्र है। एनसीईआरटी बुक में अलग अलग नहीं है, लेकिन अग्र अभिनत की बात करें तो सिर्फ आपको ये वाला हिस्सा बनाना है, जितना मैं लाल से लिख रहा हूँ, ये वाला और ये वाला, इतना हिस्सा बनाना है। और ये वाला हमें ग्राफ बना देना बस। ये संख्या लिखने की ज़रूरत नहीं है, भी लिख देंगे और आई मिली एम्पियर लिख देंगे तो ये किसका चित्र हो जाएगा, अग्र अभिनत के ग्राफ का। बाकी हिस्सा आपको छोड़ देना है। अब ये 13वां प्रश्न का ओम के नियम का डेरिवेशन और इसमें ये स्थापना, ये दोनों ही सिलेबस में नहीं है, इसलिए इस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। 14वें नंबर का प्रश्न देखते हैं, विस्थापन धारा किसे कहते हैं, इसके लिए सूत्र स्थापित करिए। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है यहाँ पर, विस्थापन धारा किसे कहते हैं। तो विस्थापन धारा के लिए ये परिभाषा है, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा या मैक्सवेल धारा कहते हैं। अब यहाँ पर इसके व्यंजक है, तो व्यंजक के लिए हम इस तरह का चित्र बना लेंगे। ये चित्र बना हुआ है, एनसीईआरटी बुक का ही है चित्र। यहाँ पर दो हमको एरिया बनाना है, एक ये प्लेट के बाहर, एक बनाना है प्लेट के अंदर। और इस तरह से हम इस चित्र को बना लेंगे। चित्र के बारे में लिख देंगे, यदि संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल ए हो, इसमें कुल आवेश क्यू है, प्लेटों के बीच बर्तन जैसी एक सतह यस है और इस पर विद्युत क्षेत्र इसके क्या है, लंबवत है। प्लेटों के बीच का परिमाण हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र का। तो विद्युत क्षेत्र का जो सूत्र होता है, वैसे तो प्लेटों के बीच का होता है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पर सिग्मा का मान Q अपॉन ए होता है, तो E इक्वल टू ये हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं एक स्टेप ये लिख लीजिए, फिर इसके बाद ये स्टेप लिख लीजिए। फिर यहाँ विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, तो सूत्र होता है फाई E इक्वल टू ई ए। ये विद्युत फ्लक्स का सूत्र है। अब ई का मान ये वाला हम यहाँ पर रख देंगे, ये ई का मान रख दिए तो इस तरह से आ गया। यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा तो फाई इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब यहाँ पर हमको, यदि समय के साथ संधारित्र के आवेश की मात्रा में परिवर्तन हो तो हम डी अपॉन डी टी लगा देंगे। देखिए डी अपॉन डी टी इधर भी लिख दिए फाई के साथ, यहाँ क्यू के साथ भी लिख देना है, तो ये डी क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी। चाहे क्यू को स्मॉल या कैपिटल जैसा लिखना चाहें वैसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसका पक्षांतर कर देंगे तो इस तरह से बन जाएगा। और यहाँ डी क्यू अपॉन डी टी इस तरह से लिख दिए हैं, इस तरफ लिख दिए हैं। अब जानते हैं आवेश में परिवर्तन की दर धारा कहलाती है, तो इसको हम लिख देंगे आई डी और ये सूत्र लिख देंगे। इस तरह से विस्थापन धारा का व्यंजक हो जाए। फिर यहाँ प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों को परिभाषित कीजिए। किसी माध्यम में गतिशील विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग किन राशियों पर निर्भर करता है, इनमें संबंध लिखिए। तो यहाँ परिभाषा बड़े आसानी से आप लिख सकते हैं। ये हो गया एक, पहले यहाँ पर एक्स वाई जेड बना लेते हैं, मान के चलते हैं ये विद्युत क्षेत्र हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया और ये क्या हो गई, तरंग हो गई। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग विद्युत क्षेत्र के और चुंबकीय क्षेत्र के ज्यावक्रीय दोलनों से बनी होती है। जो मैं बनाया हूँ ये दोलन है, एक दोलन विद्युत क्षेत्र का है और एक चुंबकीय क्षेत्र का है। तो सबसे पहले तो यही है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है
विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के ज्यावक्रीय दोलनों से मिलकर बनी होती हैं। ये दोलन परस्पर लंबवत होते हैं। ये मैं अक्ष बनाया हूँ तो ये एक दूसरे के क्या कहला गए, लंबवत कहला गए। और तरंग संचरण की दिशा इनके लंबवत होती है। जो तरंग होती है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होती है, इसे ही विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो सिंपल सा देखिए, वे तरंगें जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के ज्यावक्रीय दोलनों से मिलकर के बनी होती हैं। ये दोलन एक दूसरे के लंबवत होते हैं और तरंग संचरण की दिशा इनके लंबवत होती है। इन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। फिर ये पूछता है किन राशियों पर निर्भर करती है। तो ये विद्युत क्षेत्र पर और चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करती है। ये सूत्र होता है C=E/B। ये सूत्र होता है इसके माध्यम में तरंग की चाल का। तो तरंग की चाल विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करती है। इसमें संबंध इस तरह से आपको बताना है। अब 15वां प्रश्न देखते हैं। बोर के परमाणु मॉडल के द्वितीय अपगृहीत, जिसको हम बोलते हैं स्थायी कक्षा से संबंधित शर्त को डी ब्रॉगली के द्रव्य तरंग सिद्धांत से निर्गमित कीजिए। तो चलिए इसके मान को हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमको इस तरह का चित्र बना लेना है। आप चित्र देख रहे होंगे, ये चित्र बना लेना है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से स्पिन करते हुए इधर इधर थोड़ा हिलता डुलता क्या होता है, तरंग जैसे चलता है इस तरह से। अब यहाँ से यहाँ तक तो ये एक तरंग कहला गई। तो इसी तरह से पूरे परिधि में तरंग फैले हुई हैं। तो डी ब्रागली के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कक्षा की परिधि इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य की पूर्ण गुणज होती है। तो जो परिधि होती है वो तरंग दैर्ध्य की पूर्ण गुणज होती है। तो परिधि का सूत्र होता है 2πr। तरंग दैर्ध्य को हम लिखते हैं लैम्डा, पूर्ण गुणज है तो n लैम्डा लिख दिए हैं। अब एक सूत्र होता है λ=h/mv। तो यहाँ पर लैम्डा की जगह पर h/mv लिख दिए हैं और यहाँ इसी तरह से उतार दिए हैं। अब अगले स्टेप में इस mv का पक्षांतर इधर कर दिए हैं और इस 2π का पक्षांतर नीचे कर दिए, mvr हो गया। जो mvr का मान होता है वो l के बराबर होता है, माने कोणीय संवेग के बराबर होता है। तो L=nh/2π हो गया। और यही उसका द्वितीय प्रतिबंध है। ये इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। अब यहाँ अथवा का प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में निर्मुक्त ऊर्जा का क्या कारण है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो नाभिकीय विखंडन में जब भारी नाभिक हल्के नाभिकों में टूटता है या विखंडित होता है तो उसमें द्रव्यमान की क्षति होती है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान उसका कम हो जाता है। वही द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसकी ऊर्जा का मान इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर होता है। यहाँ डेल्टा एम का मतलब है द्रव्यमान क्षति, इसी को क्यू मान भी बोलते हैं, माने ऊर्जा का मान, क्वांटिटी मान भी बोलते हैं। तो अब आप इसमें क्या लिखेंगे, नाभिकीय विखंडन में भारी नाभिक हल्के नाभिकों में टूटता है तो द्रव्यमान की क्षति हो जाती है जो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, आइंस्टीन के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ फिर उदाहरण देना है। तो ये यूरेनियम 92 235 है, ये न्यूट्रॉन टकराता है तो ये टूट करके बेरियम और क्रिप्टॉन बनाता है, ये समीकरण होता है और साथ में ऊर्जा यहाँ पर निकलती है। पर ये जब टूटता है तो इस प्रक्रिया में द्रव्यमान की क्षति होगी, ये डेल्टा एम का मतलब द्रव्यमान की क्षति हो गई जो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो आपको केवल ये नीचे वाला उदाहरण लिखना है। शुरू में आपको बताना है कि विखंडन के समय द्रव्यमान में क्षति हो जाती है और वही द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, जिसका सूत्र निम्नानुसार है E=Δ mc² बराबर क्यू मान। इस तरह से आपको लिख करके फिर ये सूत्र लिख देना है। अब यहाँ 16वां प्रश्न है, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक विद्युत रोधी अर्धचालक की व्याख्या करिए। तो चलिए एक तरफ से देखते हैं। सबसे पहले यहाँ चालक की व्याख्या हम देख रहे हैं। तो चालक की व्याख्या क्या है इसको समझते हैं।
यहाँ धातुएं जो होती हैं वो चालक होती हैं। इसमें चालन बैंड आंशिक रूप से भरा होता है, क्योंकि चालन बैंड और संयोजकता बैंड अति व्याप्त होते हैं। जैसे ये चित्र बना है, इनमें से एक ही चित्र बना देना है, चाहे ये वाला बना दीजिए, चाहे ये वाला बना दीजिए, कोई भी एक चित्र इसमें बना देना है। ये अति व्याप्त है चालन बैंड। यहाँ पर एक हो गया चालन बैंड और एक हो गया संयोजकता बैंड। संयोजकता बैंड और चालन बैंड क्या होते हैं? अति व्याप्त। अति व्याप्त का मतलब एक दूसरे के ऊपर होते हैं। दूसरा, इसमें ऊर्जा अंतराल का मान क्या होता है? शून्य होता है, जिससे संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन आसानी से चालन बैंड में चले जाते हैं। जब संयोजकता बैंड आंशिक रूप से रिक्त होता है तो इसके निचले स्तर के इलेक्ट्रॉन उच्च स्तर पर चले जाते हैं। इस तरह से चालन होता है। तो हमको ये चालन बैंड पर इसकी व्याख्या करना है। आप बड़े क्वेश्चंस को अलग से टॉपिक वाइज मेरे यूट्यूब वीडियो में देख सकते हैं। अब दूसरा भाग है विद्युत रोधी। तो विद्युत रोधी में यहीं से चित्र के देख के आपको बताना है। इसमें जो चालन बैंड होता है, संयोजकता बैंड होता है, इनके बीच वर्जित अंतराल का मान अधिक होता है, जिससे संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं जा पाते हैं और ये कुचालक होता है। फिर से देख लीजिए, चालन बैंड और संयोजकता बैंड के बीच में वर्जित अंतराल अधिक होता है, जिससे संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं जा पाते हैं और ये कुचालक होते हैं। फिर आपको ये चित्र बना देना है। अब अर्धचालक की बात करते हैं। तो अर्धचालक में देखिए, चालन बैंड है, ये संयोजकता बैंड है, इनके बीच वर्जित अंतराल कम होता है। तो जब 0 केल्विन ताप होता है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो चालन बैंड में नहीं जा पाते, तो कुचालक होता है। लेकिन कमरे के ताप पर संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाते हैं और ये सुचालक हो जाता है। तो यहाँ दो स्थितियां बताना है। 0 केल्विन ताप पर इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं जा पाते, जिससे ये कुचालक होता है। लेकिन कमरे के ताप पर संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाते हैं, जिससे ये सुचालक हो जाता है। तो इस तरह से आपको ये चित्र भी बनाना है इसके नीचे। फिर इसी का अथवा प्रश्न है, पीएन संधि के लिए हमको विसरण धारा, अवक्षय परत और रोधिका विभव को समझाना है। चलिए यहाँ पर हम समझते हैं अवक्षय परत, विसरण धारा और रोधिका विभव। तो अवक्षय परत समझते हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर विसरित होते हैं और एन क्षेत्र पर धनात्मक आवेश की एक परत को विकसित कर देते हैं। मतलब जानते हैं कि एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन है, पर ये इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर विसरित हो गए। विसरित का मतलब अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर जाते हैं। तो एन क्षेत्र में धनात्मक आवेश बचते हैं, जिससे एक परत बन जाती है। इसी प्रकार जैसे जैसे पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर होल विसरित होते हैं, तो पी क्षेत्र में ऋणात्मक आवेश की एक परत बन जाती है। इस प्रकार संधि के दोनों ओर स्थित आवेश स्थान क्षेत्र राशि क्षेत्र कहलाता है, या इसी को हम अवक्षय परत कहते हैं। अब हम बात करते हैं विसरण धारा की। तो फिर वही है, पीएन जंक्शन के निर्माण के दौरान होल पी क्षेत्र से कहाँ की ओर जाते हैं? एन क्षेत्र की ओर। और इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर विसरित होते हैं, जिससे जंक्शन पर या संधि पर धारा प्रवाहित होती है। इसे विसरण धारा कहते हैं। तो आप जानते हैं विसरण का मतलब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। तो पी क्षेत्र में ज़्यादा होल होते हैं तो एन की ओर जाएंगे, एन क्षेत्र में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो पी की ओर जाएंगे। माने इससे विसरण क्रिया होती है, जिससे धारा प्रवाहित होने लगती है। इसे विसरण धारा कहते हैं। अब इसके बाद इसमें और पूछा गया है रोधिका विभव। तो ये रोधिका विभव क्या है? संधि के एन क्षेत्र पर अचल धनात्मक आवेश और पी क्षेत्र की ओर अचल ऋणात्मक आवेश शेष बचते हैं। तो इनके बीच उत्पन्न विभवांतर होता है, जो आवेश वाहकों के प्रवाह का विरोध करता है। इसे रोधिका विभव कहते हैं। फिर से देखिए, संधि के एन क्षेत्र की ओर धनात्मक आवेश माने अल्पसंख्यक आवेश बचेंगे और पी क्षेत्र की ओर अचल ऋणात्मक आवेश माने अल्पसंख्यक ऋणावेश बचेंगे, जिसके कारण संधि पर विभवांतर उत्पन्न होता है और इसकी ध्रुवता ऐसी होती है कि ये आवेश के प्रवाह का विरोध करता है या विसरण धारा का विरोध करता है। इसे रोधिका विभव कहा जाता है।
यहाँ प्रश्न है इम्पोर्टेंट भी है, विद्युत प्लग संबंधी गॉस का नियम लिखिए एवं स्थापित करिए। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर समझते हैं, इस साल के लिए इम्पोर्टेंट भी है। गॉस का प्रमेय। तो गॉस का प्रमेय सिंपल है, इसके सूत्र से आप पढ़ेंगे तो इसका मतलब है बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। इस तरह से इसका कथन लिखना है। कथन लिखने के बाद इसकी व्युत्पत्ति करना है, तो आप एक चित्र बना लेंगे, यहाँ प्लस क्यू भी लिख देंगे और इस तरह से चित्र बनाना है। चित्र के बारे में लिखना है, माना निर्वात में बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। इसके चारों ओर R त्रिज्या का गोलीय गॉसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये गोली गॉसी पृष्ठ है। इसके अल्प पृष्ठ ds, ये अल्प पृष्ठ है, यहाँ पर ds है। P बिंदु है, तो ये देखिए यहाँ पर P बिंदु है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता त्रिज्यीय बाहर की ओर होगी। तो इस तरह से हमको यहाँ पर चित्र के बारे में लिखना है। अब चित्र के बारे में लिखने के बाद हमको सबसे पहले विद्युत क्षेत्र निकालना है, फिर अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, फिर संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। ये 3 स्टेप का सवाल है। तो चलिए यहाँ पर P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है, E इक्वल टू 1/4πε0q/r²। ये विद्युत क्षेत्र कर लिए। फिर अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो सूत्र होता है डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। आप चित्र देखेंगे तो डी एस और ई एक ही दिशा में है, तो थीटा की जगह जीरो है। कॉस जीरो का मान 1 होता है, तो यहाँ से कॉस जीरो हटा दिए हैं। फिर संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हम निकालेंगे, तो इसमें हम इसका समाकलन कर देंगे। ये कुछ नहीं, इसमें डी लगा था तो इसमें फाई ई होगा, यहाँ ई है तो यहाँ ई, और यहाँ पर सिर्फ क्या लगा देना है, समाकलन डी एस। अब ये समाकलन जो डी एस है, तो इसको इसी तरह से उतार दिया, ई का मान रख दिए, जो ऊपर ई का मान आया था 1/4πε0q/r², ये वाला ई का मान इसको आपको रख देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, जो समाकलन डी एस है, ये पृष्ठ का ही टुकड़ा है, गोले के पृष्ठ का। तो गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πr², तो इसको हटा करके 4πr² लिख देंगे। 4πr² होता है, 4 4 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, और यहाँ पर आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो Q/ε0 बच जाएगा, और यही गॉस का प्रमेय है। अब यहाँ प्रश्न है, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव के लिए सूत्र स्थापित करना है। चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ प्रश्न है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक। इस तरह से आपको चित्र बना लेना है। चित्र के बारे में लिखना है, माना निर्वात में O बिंदु पर ये प्लस क्यू आवेश स्थित है। इसके विद्युत क्षेत्र में R दूरी पर ये P बिंदु है, R दूरी पर है ना, और जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है X दूरी पर A बिंदु है, जिस पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। इस पर लगने वाला वैद्युत बल। तो जब हम बल निकालेंगे तो बल का सूत्र जानते हैं। ये सूत्र होता है F इक्वल टू Q1 Q2/r², लेकिन यहाँ Q1 की जगह प्लस क्यू है और Q2 की जगह Q0 है। इनके बीच की दूरी R न होकर X है, तो यहाँ x² लिख लिए। अब परीक्षण आवेश को Q0 के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध dx दूरी तक लाने में किया गया कार्य। अब इस आवेश को इधर की ओर लाएंगे, कितने दूरी पर, dx दूरी पर हम ला रहे हैं। जब dx दूरी पर लाएंगे तो बल के विपरीत, बल इधर है और हम ला रहे हैं इधर, विस्थापन एक दूसरे के विपरीत है, तो कार्य होता है बल गुणे विस्थापन। तो इसमें माइनस लगा है, माइनस इसलिए कि एक दूसरे के विपरीत हैं, तो माइनस एफ डी एक्स हो गया। अब ये एफ लिख दिए हैं, तो यहाँ ये एफ का मान रख दिए, ये एफ का मान नीचे रख दिए हैं, और बाकी डी एक्स है तो डी एक्स लिख दिए हैं। अब परीक्षण आवेश को अनंत से पी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, तो यही सूत्र है। यहाँ पर ये एफ नहीं है, यहाँ पर डब्ल्यू लिखना है ना। अब ये डब्ल्यू हो गया। यहाँ अनंत से आर दूरी तक लाए हैं, तो केवल समाकलन कर देना है, बाकी ये सारा चीज ये नीचे ऊपर जो लिखा है उसी को उतार दिए हैं। अब यहाँ अगले स्टेप में समझना है आपको कि -1/4πε0 तो है ही, लेकिन जब ये 1/x² का समाकलन होगा तो -1/x हो जाएगा, और लिमिट को यहाँ पर लिख देंगे। ये लिमिट लिखी हुई है, आपको ध्यान रखना है कहाँ लिमिट रखना है। ये ऊपर लिमिट है, नीचे लिमिट है। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये x की जगह पर एक बार r और x की जगह एक बार इन्फिनिटी लिख देंगे। अब यहाँ माइनस माइनस, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा, तो ये डब्लू बचा।
अब हमको P बिंदु पर विभव निकालना है। विभव का सूत्र होता है W/Q0। अब जो आपका W मान आया है, W का मान रख दिए हैं बटे में Q0, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से V = 1/4πε0 Q/R इस बिंदु पर विभव का मान हो जाएगा। अब इसके 18वें प्रश्न को देखते हैं। दो समांतर धारावाही तार के मध्य बल के लिए सूत्र स्थापित करना है। तो यहाँ प्रश्न है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल। तो इस तरह से आपको चित्र बनाना है। चित्र में ध्यान रखना है, इसमें डॉट है, इसमें क्या है, क्रॉस है, इसमें भी क्या है, क्रॉस है, इसमें भी क्या है, क्रॉस है। इसको आप अलग से भी मेरे वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। इसमें दो नाम है, एक तार का नाम है AB और दूसरे तार का नाम क्या हो गया, CD। इसमें प्रवाहित धारा I, इसमें प्रवाहित धारा I2 हो गया इस तरह से, और इनके बीच की दूरी क्या है, D है। तो जैसा आपको चित्र में दिख रहा है वैसे ही आपको शब्द बनाना है। तो यहाँ लिखेंगे, माना AB और CD समांतर तार हैं जो एक दूसरे से D दूरी पर हैं। इनमें बहने वाली धाराएं I1 I2 हैं। तब तार AB के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है तार का B = μ0/4 2I1/D हो गया। यहाँ I होता है, पर पहले AB में I1 धारा है तो I1 लिख देना और कुछ नहीं करना है। तो CD तार पर लगने वाला बल, बल का सूत्र ये होता है F = I2LB। तो ये बल का सूत्र हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, यदि हम इस B का मान रख देंगे तो I2L और हो जाएगा, तो ये I2L इधर लिख दिए हैं। अब यहाँ पर L को हम बटे में कर देंगे तो F/L करेंगे तो ये इस तरह से सूत्र आ जाएगा। अगले में हमको करना है एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। तो L को हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। यहाँ से L हट गया है क्योंकि उसका मान 1 हो गया। इस तरह से ये सूत्र हो जाएगा। ये समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल है। इसी में अगला प्रश्न है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक तार पर बल के लिए सूत्र स्थापित करिए। तो चलिए इसका हम सूत्र स्थापित करते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, एक सूत्र होता है और उस सूत्र को भर याद रखना है, उसी को लिखना है। F = क्या, ILB साइन थीटा। बस इतना भर याद करना है, इसी को बड़ा करके लिख देना है। तो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल है। इस तरह से आपको चित्र बना लेना है और चित्र के बारे में आपको लिखना है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल, प्रवाहित धारा I, ये लिखा ना, प्रवाहित धारा I, लंबाई L, ये लंबाई L, चुंबकीय क्षेत्र B एवं धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो बस इसी को आपको लिखना है शब्दों में। लिखने के बाद यहाँ पर हम ये लिख देंगे ILB साइन थीटा। हमारे पास I है, L है, B है, ये समानुपाती है तो समानुपाती का चिन्ह लगा दिए। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो K आएगा। SI पद्धति में K का मान 1 होता है। तो F = ILB साइन थीटा। इतना आपको इसमें करना है। अब यहाँ 19वें प्रश्न को देखते हैं। ट्रांसफार्मर का वर्णन करना है, नामांकित चित्र बनाना है, सिद्धांत करना है, ऊर्जा हानि के कोई दो प्रकार और निवारण लिखना है। तो यहाँ ट्रांसफार्मर है, इसमें नामांकित चित्र की बात कर रहा है। तो नामांकित चित्र आपको बनाना है और ये नामांकित चित्र ये और ये इनमें से कोई एक बना सकते हैं। दोनों यहाँ पर बता देना, प्राथमिक कुंडली है, द्वितीयक कुंडली है, फिर ये प्राथमिक कुंडली, द्वितीयक कुंडली या लौह नोड है। इस तरह से आपको नामांकित चित्र बनाना है। इसके बाद यहाँ पर सिद्धांत और कार्यविधि पूछा है। तो सिद्धांत और कार्यविधि हमको करना है। तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और इतना भी लिखेंगे, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं भी लिखेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है। आपको सीधे यहाँ से फिर लिख देना है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या NS हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो ये हो जाएगा ES बराबर -NS d∅/dt, जो फैराडे का द्वितीय नियम होता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का, उसके हिसाब से। फिर यही लाइन लिखना है। पर ये प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP हो तो विरोधी विद्युत वाहक बल, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है, ये विरोधी विद्युत वाहक बल। जब उसी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो उसको विरोधी कहते हैं। सूत्र वही है, केवल P लगा देना है। इसमें यहाँ पर P लगा है, यहाँ पर P लगा है, सूत्र तो दोनों का सेम सेम है। अब यदि कुंडली का प्रतिरोध नगण्य हो तो चुंबकीय फ्लक्स का और चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण ना हो, ये कंडीशन हम लगाए हैं। तो ES को हमको VS लिखना है, EP को हमको VP लिखना है। तो ये जो हमारा ये सूत्र था,
इस सूत्र में केवल ES की जगह पर हम क्या कर देंगे VS, और EP की जगह कर देंगे VP, और बाकी इधर का वैसे उतार देना। तो पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण, अब समीकरण 1 और 2 को भाग करेंगे। मान लीजिए ये ऐसे हम कर दिए, तो ये VS अपॉन VP हो गया, और यहाँ पर ये NS डी फाई अपॉन dt है, ये NP डी फाई अपॉन dt है। इसमें देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, डी फाई dt कैंसिल हो जाएगा, तो VS अपॉन VP बराबर NS अपॉन NP आ जाएगा। अब यदि ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि न हो तो प्राथमिक कुंडली की शक्ति बराबर क्या है, द्वितीयक कुंडली की शक्ति। शक्ति का सूत्र होता है VI। तो प्राथमिक कुंडली का रहेगा तो PP लिख देंगे, इस द्वितीयक का रहेगा तो SS लिख देंगे। यहाँ से हमको VS अपॉन VP निकालना है, तो ये IS यहाँ बटे में चला जाएगा। अब तीसरे और चौथे से हमको मिला के लिख देना है। ये लिख दिए VS अपॉन VP बराबर NS अपॉन NP और IP अपॉन IS। ये तीनों को इकट्ठा कर देंगे तो इस तरह से ये सिद्धांत हो जाएगा। इसमें दो ऊर्जा हानि पूछा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो ऊर्जा हानि यहाँ पर लिख देते हैं। ये है फ्लक्स का क्षरण। क्रोड के खराब डिजाइन और कोर में वायु अंतराल के कारण प्राथमिक कुंडली से उत्पन्न समस्त फ्लक्स द्वितीय कुंडली से होकर नहीं गुजरता है, इसे फ्लक्स का क्षरण कह देते हैं। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, प्राथमिक कुंडली को द्वितीय कुंडली के ऊपर लपेटना चाहिए, निवारण हो गया। दूसरा ये है कुंडलनों का प्रतिरोध या कुंडली का प्रतिरोध। तो कुंडलनों के लिए प्रयुक्त तार में कुछ प्रतिरोध होता है, जिससे तार में उत्पन्न ऊष्मा के कारण ऊर्जा का ह्रास होता है। तो प्रतिरोध के कारण ऊर्जा का ह्रास होता है। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, बचाने के लिए कुंडलों को मोटे तारों से बनाना चाहिए, या कुंडलनों के लिए, कुंडली बनाने के लिए मोटे तारों का प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर करना है। नामांकित चित्र है, सिद्धांत व कार्य विधि है, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक है। तो सबसे पहले इस तरह का नामांकित चित्र बनाएंगे। कोई एक चित्र भी बना सकते हो, हालांकि ये प्राइवेट बुक का है, आप NCERT वाला भी बना सकते हो। तो इस तरह से आपको चित्र बनाना है, एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। संरचना आपको लिखना नहीं, आपको सिद्धांत समझाना है। तो यहाँ पर सिद्धांत व सूत्र की स्थापना, तो यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब यहाँ मान लेते हैं कि आर्मेचर की कुंडली का क्षेत्रफल A है, फेरों की संख्या N है, और चुंबकीय क्षेत्र का मान B है, और ये कोणीय वेग ओमेगा से हम कुंडली को घुमाते हैं, आर्मेचर को घुमाते हैं। तो T समय पर यदि वो थीटा कोण बनाता है तो कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स, इस तरह से हमको लिखना है। चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र ये है फाई इक्वल टू NBA कॉस थीटा। यहाँ थीटा का मान देख लीजिए, यदि हम यहाँ से निकालेंगे तो ओमेगा टी हो जाएगा, तो यहाँ ओमेगा टी लिख दिए हैं। अब हमको निकालना है प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र होता है E बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी। अब यहाँ E लिख दिए हैं और ये माइनस भी लिख दिए हैं, लेकिन फाई का मान ये है ना, ऊपर से ये वाला मान उठा के यहाँ रख दिए हैं। अब यदि इसका हम अवकलन करेंगे तो कॉस ओमेगा टी का अवकलन माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा होगा। तो एन बी ए तो हमारे पास पहले से है, यहाँ ओमेगा भी लिख दिए हैं, और माइनस इसमें भी आएगा, माइनस यहाँ भी है, कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी, तो दो माइनस होंगे तो हट जाएगा। तो यहाँ पर कॉस की जगह साइन ओमेगा टी हो गया। अब यहाँ पर ये जो मान है ये एक नियत मान है, तो इसको एप्सिलॉन नॉट मान लिए हैं, जिसका मतलब है विद्युत वाहक बल का शिखर मान। इस तरह से हमको यहाँ पर इसका विद्युत वाहक बल का व्यंजक निकालना है। फिर कार्यविधि भी पूछा है, तो कार्यविधि को इस तरह से लिखेंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के दक्षिण हस्त या दाएं हाथ के नियमानुसार प्रथम अर्धचक्र में प्रेरित धारा की दिशा ABCD होती है। चूंकि सर्पी वलय S2 का संपर्क कार्बन ब्रश B2 से होता है, अतः प्रतिरोध R पर धारा B2 से B1 की ओर प्रवाहित होती है। तो आपको ये चित्र भर देखना है। ये चित्र में यही है कि पहले चक्र में जो धारा है ABCD होती है, और ये सर्पी वलय कहाँ तक पहुँचती है, S2 तक पहुँची। S2 का संपर्क B2 से है, तो ये B2 से कहाँ की ओर जाती है, B1 की ओर जाती है। इसी के आगे हमको और लिखना है, क्या द्वितीय अर्धचक्र में प्रेरित धारा की दिशा DCBA होती है। चूंकि सर्पी वलय S1 का संपर्क B1 से होता है, अतः प्रतिरोध में धारा B1 से B2 की ओर प्रवाहित होती है।
अब यहाँ इस चित्र में देखेंगे कि धारा का प्रवाह ये डी से कहाँ हुआ, सी से हुआ, बी से हुआ, ए से ये कहाँ तक गया, सर्पी बल है S1 तक। अब S1 का संपर्क B1 से है तो धारा कहाँ से B1 से B2 की ओर प्रवाहित होती है। इस तरह से दो चित्र बने हैं तो दोनों चित्र का अलग अलग लिख देना है। चूंकि धारा की दिशा और परिमाण आवर्ती रूप से बदलती रहती है, इसलिए इस धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, जिसकी आवृत्ति आर्मेचर की आवृत्ति के बराबर होती है। और आपको ये ग्राफ बनाना है, इसमें डिग्री उग्री लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे आपको ग्राफ बना देना है, बस इतना काम करना है इसमें। अब यहाँ प्रश्न है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, गोली तल पर अपवर्तन सूत्र के लिए सूत्र स्थापित करना है। तो चलिए यहाँ एक बड़ा प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट है ये, गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र की स्थापना करना है। तो इस तरह से हमको चित्र बनाना है। यहाँ सघन माध्यम है, इसका अपवर्तनांक n2 है। यहाँ विरल माध्यम है, इसका अपवर्तनांक n1 है। यहाँ पर ये आपतन कोण ये है, अपवर्तन कोण ये अल्फा है, गामा है, बीटा है। यहाँ पर O वस्तु है और I जो है प्रतिबिंब है, P ध्रुव है, C मुख्य अक्ष है। इस तरह से ये चित्र बना है। चित्र के बारे में अब हम लिखेंगे। माना APB एक उत्तल पृष्ठ है जिसमें ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है और मुख्य अक्ष PC है। बाईं ओर विरल माध्यम है जिसका अपवर्तनांक n1 है। दाईं ओर सघन माध्यम है जिसका अपवर्तनांक n2 है। इसके मुख्य अक्ष पर जो वस्तु है वो O है, उसका प्रतिबिंब I पर बनता है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब क्रमशः मुख्य अक्ष से अल्फा, बीटा, गामा कोण बनाते हैं। आपतन कोण I है, अपवर्तन कोण R है। तो जो आप इस चित्र में देख रहे हो उस चित्र को अपने शब्दों में लिखना है। अब त्रिभुज OMC में बाह्य कोण, तो त्रिभुज OMC देखते हैं, ये है O और ये हो गया M और ये हो गया C। ये इस तरह के एक त्रिभुज बन गया। इसमें जो बाहर का कोण है ये I है, तो ये अल्फा प्लस गामा के बराबर होगा, योग के बराबर। तो यहीं पर लिखें I बराबर ये है गामा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस गामा। फिर हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं IMC में बाह्य कोण, तो ये त्रिभुज होता है IMC। तो यहाँ पर इस त्रिभुज को देखिए, ये आपको त्रिभुज मिल रहा होगा। ये त्रिभुज है I और ये हुआ M और ये हुआ C। इसमें जो बाह्य कोण है ये वाला है, ये बाह्य कोण है, ये गामा है। तो बाह्य कोण R प्लस बीटा के योग के बराबर होगा। तो यहीं पर हम लिख दिए हैं क्या, गामा बराबर R प्लस बीटा। मुझे R का मान चाहिए तो बीटा का पक्षांतर इधर करूंगा तो R बराबर गामा माइनस बीटा हो गया। अब यहाँ स्नेल का नियम लगाना है। ये सूत्र होता है n2 अपॉन n1 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। यदि कोण छोटे हों तो इन साइन को छोड़ देंगे तो हमारे पास आई अपॉन आर हो जाएगा। ये कंडीशन लगाए हैं बहुत छोटे कोण के लिए। अब ये n का r का पक्षांतर यहाँ करेंगे तो n2r हो गया। n1 का पक्षांतर इधर कर देंगे तो n1i हो जाएगा। अब इसमें जो r का मान है इधर निकाले थे, ये वाला r का मान ये, तो r की जगह गामा माइनस बीटा और i की जगह गामा माइनस गामा प्लस अल्फा। तो यहाँ पर देखिए ये r है, तो r की जगह गामा माइनस बीटा, i की जगह लिखेंगे गामा प्लस अल्फा। मान रखने के बाद एक सूत्र होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो चलिए सभी कोणों के मान को मैं यहाँ पर बताता हूँ, इसको समझिए। यदि मुझे अल्फा कोण को बताना है, इसका चाप क्या होगा MP, इसका त्रिज्या क्या होगा PO। इसी तरह से यदि गामा कोण बताना है तो इसका चाप MP रहेगा, त्रिज्या रहेगी PC। और यदि मुझे बीटा कोण बताना है तो इसका चाप MP रहेगा और इसकी त्रिज्या रहेगी PI। बस यही चीज़ हमको सभी में लिखना है। तो देखिए ये गामा का मान हो गया MP बटे PC, फिर ये बीटा का मान PM बटे PI और ये गामा का फिर PM PC, अल्फा का PM PO। सूत्र है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। यहाँ से देखिए सब में PM PM है तो ये PM PM कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 1 आ जाएगा इस तरह से। फिर चिन्ह की परिपाटी में देखेंगे कि यहाँ से देखिए जो PO का मान है ये U है, PC का मान कितना है R है और ये जो I तक का मान है ये क्या है V है, PI का। अब यही मान हम रखेंगे। बस ये ध्यान रखना कि इधर का जो U का मान है इस दिशा में है तो माइनस में रहेगा। तो चिन्ह की परिपाटी हम देख लेते हैं। PC की जगह R लिखेंगे, PO की जगह माइनस U, PI की जगह V।
तो ये पीसी है, पीसी की जगह आर लिख दिए हैं। ये पीआई है, इसकी जगह पर वी लिख दिए हैं। ये पीसी है तो आर लिख दिए, और पीओ का मान माइनस यू लिख दिए। इस तरह से इसका मान रख देना है। मान रखने के बाद हम देखते हैं इसमें n2 इसमें गुणा कर देंगे और इसमें भी गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ n1 का गुणा इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब ये r वाला है और ये भी r वाला है, इसका हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो n2 माइनस n1 r हो जाएगा। ये इसका पक्षांतर कर देंगे, माइनस में है तो ये प्लस में हो गया और ये हो गया। इस तरह से ये जो सूत्र है गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र है। अब इसमें अगला प्रश्न है, हाइगन्स के सिद्धांत का उपयोग करते हुए समतल तरंगों के लिए अपवर्तन के नियम या स्नेल के नियम की स्थापना करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह का चित्र बना लेंगे ये, और चित्र बनाने के बाद चित्र के बारे में लिखना है। माना ए बी आपतित तरंगाग्र है, ये देख लीजिए, ये ए है और ये बी है, आपतित तरंगाग्र है। यदि प्रकाश की चाल पहले माध्यम में v1 हो तो t समय में चली गई दूरी bc बराबर v1t हो जाएगी। ये देखिए, ये वाली दूरी, क्योंकि जो दूरी होती है चाल गुणे समय होती है, तो v1 चाल है, t समय है। दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 है और t समय में चली गई दूरी क्या हो जाएगी, v2t। यहाँ पर देखिए ये दूरी दूसरे माध्यम में है, v2t। अब क्या करेंगे, ए को केंद्र मानेंगे और VT2 को त्रिज्या मानेंगे और अपवर्तित किरण पर चाप काटेंगे। जहां चाप काटेगा उसे ई मानेंगे और उस ई को सी से मिला देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, अपवर्तित तरंगाग्र बन जाएगा। यही चीज हमको यहाँ पर लिखना है। ए को केंद्र, V2T को त्रिज्या मानकर अपवर्तित किरण पर चाप काटते हैं, उसे क्या मान लेते हैं, ई मान लेते हैं और सी से मिलाते हैं, तो सी ई अपवर्तित तरंगाग्र की स्थिति को व्यक्त करता है। तो चित्र को देख करके ये शब्द लिखना है। अब हमको लेना है त्रिभुज ए बी सी और इसमें साइन आई निकालना है। तो ये मैं त्रिभुज को हाईलाइट करता हूँ, ये त्रिभुज ए बी सी हो गया ये। अब मुझे साइन आई निकालना है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। आई के सामने वाली किरण ये बी सी इसका लंब है और ये वाला जो ए सी है ये इसका कर्ण है। तो ये मैं लिख दिया हूँ बी सी अपॉन ए सी। बी सी का मान v1t है तो ये भी लिख देंगे। फिर हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं, ये नीचे वाला त्रिभुज ए ई सी, और कोण यहाँ बना है, तो इसका लंब क्या हो गया, ए ई हो गया, और इसका कर्ण क्या हो गया, ए सी। तो ये लिखना है ए ई बटे ए सी। ए ई का मान v2t है तो ये लिख देंगे। अब समीकरण 1 और 2 को भाग करेंगे, तो एक में है साइन आई तो ये हो गया साइन आई, दो में है साइन आर तो बटे में हो गया साइन आर, एक में है v1t और इसमें v2t। यदि हम इसका भाग करेंगे तो ए सी कट जाएगा ना, और टी टी कट जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ v1 अपॉन v2 काटने के बाद। अब v1 और v2 का मतलब होता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो ये साइन आई साइन आर, और यहाँ पर v1 और v2 को हटा करके उसकी जगह n21 लिख देना है। इसका मतलब हो गया v1 अपॉन v2 अपवर्तनांक के बराबर होता है। यही हमको सिद्ध करना था। तो इस प्रकार ये पूरे प्रश्नों का हल है। प्रश्न अच्छे हैं और इसमें लगभग 30 से 40 नंबर बोर्ड परीक्षा में फंसने की संभावना है। इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यदि आपको टॉपिक वाइज अच्छे से समझना है तो एल के फिजिक्स चैनल है, एल के फिजिक्स ऐप है, इन दोनों में से किसी को डाउनलोड करके और सारे वीडियो आप बड़े आराम से देख सकते हैं।